जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग 7 चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अभी तक के जितने भी बीजगणित वाले में मैं बात करूंगा, क्योंकि आप लोग को बीजगणित ही कठिन लगता है, तो उसमें ये सबसे आसान चैप्टर माना जाएगा। अब जो भी समीकरण इससे बड़े मिलेंगे उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपसे क्वेश्चन जो भी जिस टाइप के भी पूछे जाएंगे वो सारे बताए जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये रैखिक समीकरण है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है? रैखिक समीकरण, ठीक है। सबसे पहले समझा जाएगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है, और ये रैखिक समीकरण है कैसा, एक चर वाला, ठीक है। इस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर इनमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखा जाएगा। तो देखिए, पहले इसकी पहचान और इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं, फिर इनको हल करने का तरीका, मतलब कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। उसके बाद फिर जो दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिन्हें वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, उसमें आप अगर फंसते हैं तो उनके भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई समस्या न रह जाए। सबसे पहले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं ये समझना होगा। जैसे आपने बीजीय व्यंजक पहले पढ़ रखा है, तो बीजीय व्यंजक में पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रेखीय जो लिखा गया उसी को रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी घात एक होती है, मतलब वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक होती है। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी घात क्या होती है, जिसकी घात जो है, जिसकी घात एक होती है, ठीक है। तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा, ये परिभाषा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभी इनकी बात करेंगे कि एक घात का क्या मतलब हुआ। उसके अलावा एक बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, एक चर का। हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे रैखिक समीकरण कई टाइप के होते हैं, एक चर के, दो चर के, उससे ज़्यादा चर के, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जब समीकरण का मतलब नहीं पता होगा तो आगे हल कैसे करेंगे। अब यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के अब पता लगेगा रैखिक समीकरण के बाद द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, उसके बाद भी एक चर, दो चर, तीन चर, कितने चर हो सकते हैं कुछ पता नहीं है। तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल से ही बताऊँ तभी आपको समझ में आएगा। मैं दो तीन समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। जैसे एक समीकरण में लिख रहा हूँ 2x+3 इक्वल्स टू 0, एक समीकरण ये हुआ। और दूसरा समीकरण मैं लिख रहा हूँ 2x+3y इक्वल्स टू 7, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद मैं और एक समीकरण लिख रहा हूँ, मान लीजिए इस तरह से ना लिखा जाए, और तरीके, जैसे यहाँ दिया जाए 7x इक्वल्स टू 5y+3z -9। तो आप समझिए पहले, अभी इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी समीकरण है, उनकी भी बात करी जाएगी। मैं चौथा समीकरण लिख रहा हूँ। चौथा समीकरण जो है उसको समझिए आप। चौथा समीकरण जो है मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3x और +9, ये हो गया। इसके अलावा इक्वल 0 लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा उसमें 0 लगा होगा, क्योंकि उसको हल भी करना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, जो कि अभी आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, आपके सामने मैं 5 इक्वेशन लिखा हूँ, 5 समीकरण लिखा हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि कौन एक चर का है, कौन उससे ज़्यादा चर के हैं। तो चर के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा। चर क्या होते हैं? चर वे पद होते हैं जिनके बारे में हमने बताया था कि जिनका मान निश्चित नहीं होता, ठीक है। जैसे यक्स, वाई, जेड ये सब माने जाते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? यक्स दिख रहा है। इसमें यक्स और वाई दोनों दिख रहा है। इसमें यक्स, वाई और जेड तीनों दिख रहा है। इसमें देखिए, सिर्फ इसमें इस समीकरण में यक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, और यहाँ देखिए आप यक्स और वाई दोनों दिख रहा है। तो अब आप समझिए पहले कि जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा, एक ही चर मतलब जैसे सिर्फ इसमें यक्स दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता था सिर्फ वाई हो, जैसे मान लीजिए आ जाए ऐसे कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए, 2y³ + 3y² + 7y + 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए एक समीकरण यहाँ देखिए, इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ 3 है, मतलब सॉरी सिर्फ y है, सिर्फ क्या है? y है, सब जगह देखिए, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब एक चर का इसको बोला जाएगा, जिसमें सिर्फ एक चर होंगे, मतलब पूरे समीकरण में दूसरा कोई चर ना हो। जैसे इसमें देखिए यक्स और वाई, तो ये दो चर के हो जाएंगे। इसमें देखिए यक्स, वाई, जेड तीन चर हो जाएंगे इसमें।
अब इसमें देखिए x और y है तो ये दो चर का हो जाएगा, इसमें सिर्फ x है तो इसे ये एक चर का कहा जाएगा, जबकि जो अभी नीचे हमने इक्वेशन लिखा सिर्फ y है इसमें तो इसको भी एक चर का ही कहा जाएगा। ठीक है, अब एक चर का तो समझ में आ गया। अब रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो थोड़ी सी बात इस पर भी कर ली जाए। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए रैखिक समीकरण की, चलिए ये वाला भी अभी लिखे रहते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। रैखिक समीकरण पहले समझ जाया जाए। अब देखिए दो चीजें समझना था, एक चर की बात हो गई ना, एक चर का समीकरण। तो एक चर के समीकरण कई तरह के हो सकते हैं जो कि हमने अभी आपको कई लिख करके बता भी दिया। ठीक है, अब लेकिन एक चर का मतलब एक घात वाला, एक घात का समीकरण क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ समझिए, जैसे x की घात यहाँ कितना है? एक, और आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ हमको सिर्फ चर की घात पर ही ध्यान देना होगा। चर की घात जितनी होगी, मैक्सिमम जितनी घात होती है उसी को पूरे समीकरण की घात कही जाएगी। अब जैसे अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा अभी। जैसे देखिए यहाँ x की घात कितनी है? कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। तो इस समीकरण में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये वाला समीकरण जो है इसमें घात कितनी है? x की एक है। यहाँ देखिए x की घात एक है, y की घात एक है। तो इसमें अगर हम घात की बात करें, घात इस समीकरण में घात एक माना जाएगा, दूसरे वाले समीकरण में भी घात एक माना जाएगा। इसमें भी देखिए x y z है, x की भी घात एक है, y की भी घात एक है और z की भी घात एक है। ठीक है, मतलब सबकी घात क्या है? एक है। तो कहने का मतलब ये जिसमें जिसमें घात एक है उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है, मतलब एक घात का समीकरण कहा जाएगा। लेकिन इसमें देखिए आप, यहाँ y घात तीन है, दो है, एक है, तो इसमें क्या माना जाएगा? आप देख लीजिए, यहाँ घात तीन है, यहाँ दो है, यहाँ पर एक घात है, कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। तो यहाँ घात कितनी मानी जाएगी? जो सबसे बड़ी वाली होगी, जैसे तीन सबसे बड़ी घात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ यक्स आपको दिख रहा है, मतलब इसमें ये समीकरण जो है एक चर का है, लेकिन घात कितनी मानी जाएगी? इसमें घात इसमें दो मानी जाएगी। ठीक है, इसकी घात कितनी मानी जाएगी? दो। इसमें देखिए यक्स की घात यहाँ पर दो है, यहाँ यक्स और वाई की घात एक एक मिला के दो हो जाएगी, यहाँ पर भी दो है। कहने का मतलब दो मैक्सिमम माना जाएगा, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी? दो मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पूरे समीकरण को देखिए जितने इसमें बताए गए हैं, तो आप देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि अगर रैखिक समीकरण बोला जाए तो जिनमें जिनमें घात एक है, जैसे ये देखिए ये समीकरण घात एक का है, ये समीकरण घात एक का है, ये भी घात एक का है, तो ये सब रैखिक समीकरण कहे जाएंगे। ये घात दो का, ये दो घात का है तो ये द्विघात समीकरण कहे जाएंगे। यहाँ घात तीन है तो इसको त्रिघात समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती घात वाली। तो जो जो एक घात के समीकरण होंगे इनको क्या कहा जाएगा? एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाएगा। अब आगे की बात अगर हम करें तो आगे की बात यह है कि एक घात का तो होना चाहिए लेकिन एक चर का होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक चर इसमें है और एक घात है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एक चर का रैखिक समीकरण। कहने का मतलब एक चर के रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर होगा, उसके अलावा क्या होना चाहिए? घात एक होनी चाहिए, समीकरण की घात एक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब मैं परिभाषा अगर बताऊं, एग्जाम्पल ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो रैखिक समीकरण में ध्यान रखिएगा कि चर कितना होना चाहिए? चर चार हमने लिख दिया। एक चर का समीकरण होना चाहिए, चर का समीकरण होना चाहिए, तथा घात भी एक होनी चाहिए, घात भी एक हो, घात भी कितना हो? एक हो। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये बात अब देखिए इसी में विशेषता आ जाती है, यही चीज जो हमने बताया। ठीक है, तो अब देखिए इनको हल करने का तरीका और इनके जो सामान्य क्वेश्चन उनको पढ़ लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सारे लिख दूंगा, लेकिन अभी नीचे दिया गया वही चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ, आगे के जो भी चीज़ें हैं उनको मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले रखा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, देखिए आपके सामने जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया है रैखिक समीकरण को छाटिए। तो अब यहाँ पर भी आप दिमाग लगाइए कि सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण का यहाँ सिर्फ एक घात से मतलब, सॉरी एक चर का नहीं मतलब है, यहाँ सिर्फ रैखिक से मतलब है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे हम लोग को काम करना है। जैसे देखिए इसमें बोला है रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का मतलब हो जाता है एक घात का समीकरण। और घात हम कहाँ देखते हैं? घात हम देखते हैं जो हमारे पास जो भी समीकरण में चर दिया गया होगा। जैसे x की घात यहाँ एक है तो इसका मतलब इसकी घात एक मानेंगे तो ये रैखिक समीकरण में आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की घात एक है, यहाँ पर भी x की घात एक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी हम रैखिक समीकरण के अंतर्गत रखेंगे। इसमें घात कितनी है?
1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी घात मानी जाएगी, यहाँ देखिए घात 2 मानी जाएगी, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी x की घात 1 है, बाकी कांस्टेंट से नहीं मतलब, कांस्टेंट कैसा भी रहे। अभी यहाँ 6 की घात 4 दे देता है, इससे नहीं मतलब है। यहाँ सिर्फ हमको x के जो चर दिया गया होगा उससे उसकी घात से मतलब है। तो ये भी क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। कहने का मतलब ये तीनों रैखिक समीकरण है, जबकि ये आपके सामने जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है ये वाला नहीं है, ये द्विघात समीकरण होगा। जिसमें घात 2 होगी उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन से सामना आपका हो सकता है। जैसे मान लीजिए दिया जाए x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो आप ध्यान दीजिएगा x और x इधर आएगा तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा, x कट गया तो क्या बना 3। तो 3 अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए तो उसको 0 घात का समीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिर्फ उसमें अक्षर हो ही ना, मतलब चर हो ही ना, ऐसा कोई समीकरण मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, 0 घात। जैसे आपसे बोला जाए बहुपद में, बहुपद मतलब ये बीजीय व्यंजक के बारे में जब पढ़ते रहे आप, जैसे बोला जाए 4, अब इसकी घात बताइए, तो इसकी घात आप 0 बोलेंगे। यहाँ बीजीय व्यंजक का मामला चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसके साथ मान लीजिए कोई चर होगा तो इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, यहाँ x की घात 0, तो इसी की घात मानी जाती है। इसी वजह से कोई कन्फ्यूजन मत लाइएगा। फिलहाल यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अदर जगह पर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनको हल करने का तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं, एकदम आसान है। देखिए इससे टफ भी क्वेश्चन मिल सकते थे, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन मैं नहीं रखा हूँ। इसकी वजह क्या है कि जैसे आप अगर हिंदी मीडियम की 7th की बुक उठाएंगे ना, इससे ज़्यादा कठिन मतलब दमदार क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसको आप कर लेंगे तो कभी समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ सिंपल क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में है, तो जिनका मैथ वीक है उनके लिए ये मैं क्वेश्चन प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, मतलब जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाए वैसे क्वेश्चन। सिंपल आएगा तभी टफ कर पाएंगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 6x माइनस 11 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 प्लस 10। यहाँ देख लीजिए ये थोड़ा सा स्मूथ कम चल रहा है, उसका रीज़न है थोड़ा, ये मेरा लैपटॉप पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी काम चालू कर दिया हूँ, मतलब क्लास चालू कर दिया हूँ, इस वजह से बीच में नहीं रोकना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखिए यहाँ 6x हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, एकदम जानिए बेसिक है ये, बेस से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आगे चल के क्या होता है डायरेक्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। देखिए जैसे जिनके साथ x होगा, आप देखिए जिनके साथ चर है, चर सिर्फ एक लोग के साथ है, वो है 6, ठीक है, इन्हीं के साथ में। तो इनको एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। मैं एक लाइन ये बढ़ाना चाहूँगा, जैसे इसको ऐसे उतारेंगे 10 8 18 हो जाएगा ये। अब देखिए इनके साथ में जो ऋण 11 है, इधर आएगा धन 11 बनेगा, मतलब यहाँ पक्षांतर किया जा रहा है। पक्षांतर करने पर क्या होता है, जो इधर ऋण में होगा उधर जाएगा धन में होगा, धन में होगा तो उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 6x बराबर क्या लिखा जाएगा, 18 धन 11। तो देखिए क्या बन जाता है, 6x बराबर बन जाता है 29 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये काम तो हो गया। हमने कहा जो ऋण में है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, धन भी बन जाएगा। ऋण 11 था, इधर आया धन 11 बन गया। लेकिन देखिए 6 और x, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता बीच में क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है, हम पहले भी बता चुके, ठीक है। तो यहाँ 6 गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा भाग के रूप में। कहने का मतलब पक्षांतर करने पर क्या होता है, धन जो होता है वो ऋण में बदल जाता है, ऋण जो होता है वो धन में बदल जाता है, गुणा जो होता है वो भाग में बदल जाएगा, और भाग जो होता है वो गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए गुणा है तो क्या होगा, ये भाग में बदल जाएगा, 29/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना था। आप मिक्स में बदलेंगे, मतलब संयुक्त वाला मिश्रित भिन्न जो होता है उसमें अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 5 शेष बचेगा ये, ठीक है। इसमें भी बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन ये दूसरा वाला बताने चल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप, जो भी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए अब यहाँ भाग वाला भी आ गया, जो हमने कहा भाग उधर जाएगा गुणा में। देखिए कितना दिया गया, 2x/3 इक्वल्स टू 6। अब 3 इधर भाग में, बटे में होने का मतलब भाग में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा के रूप में। तो ये हो जाता है 6 × 3, 6 × 3। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18, और x बराबर देखिए यहाँ 2 गुणा के रूप में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग के रूप में, तो बटे 2 कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये 9 आ जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना था। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन में क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ लगभग सारे, आप जो भी क्वेश्चन पाएंगे या ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी नीचे, इसको नोट कर लीजिए जो बताया गया है। इसके अलावा देख लीजिए आप, ये वाला तो हो ही जाएगा, सेम टाइप है, इसमें दिक्कत नहीं है। मैं ये वाला बताने चल रहा हूँ, चौथा वाला, ठीक है। चौथा वाला आप देख लीजिए, चौथा वाला कैसा है, यहाँ x/2 - 1 इक्वल्स टू 2 दिया गया। अब देखिए x/2 अभी रहने देते हैं, -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल्स टू 3। अब इधर देखिए 2 अपान में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब इधर डिवाइड में तो उधर जाके क्या बन जाता है,
इधर डिवाइड में रहेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाता है 3×2=6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम टाइप ये इक्वेशन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या करना है आपको, जैसे देखिए 3x और 5x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज मतलब ये है कि आप देखिए सब जगह सिर्फ एक ही जगह पर चर था, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ है, तो क्या करना है, चर वाले पद को एक तरफ कर लेना है, बाकी जो कांस्टेंट बचे होंगे उनको एक तरफ। देखिए 5x को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है, लेकिन 3x इधर धन में तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, ऋण, 3x हो जाएगा, धन था तो ऋण हो जाएगा। 15 हम यहीं रहने देंगे RHS में ही। 7 इधर धन में तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। तो देखिए 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाता है। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 8/2, मतलब x बराबर आ जाता है 4। इसका जो आंसर हो जाएगा x बराबर 4 जो है इसका हल हो जाता है। इसका हल ज्ञात करना है, मतलब इसको हल करने का मतलब क्या है कि इसके x के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये मुसीबत आपके लिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप क्या दिया गया, यहाँ दिया गया कक्षा 6 के 2 टीमों के बीच। देखिए वर्ड प्रॉब्लम सारे हैं, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, समीकरण तो सभी हल कर लेते हैं, इसमें फंस जाते हैं। देखिए क्या दिया गया, कक्षा 6 की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। प्रथम टीम में रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या की 2 गुने से 10 अधिक है। दोनों टीमों ने मिलाकर 120 रन बनाए, तो इससे समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान है, पहला काम क्या करना होगा आप समझिए, पहले इसको मानना कैसे। यहाँ देखिए बोला गया प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या से 2 गुनी है, तो जिससे तुलना की जाए। यहाँ देखिए दूसरी टीम के रनों की संख्या से तुलना की गई है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरी टीम के रनों की संख्या से तुलना की गई, इसी को आप यक्स मानिएगा। ठीक है, यक्स या जो भी मानना है वाई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा नहीं सिर्फ हम यक्स माने, लेकिन शुरुआत से ही हम लोग यक्स मानते चलें, तो इस वजह से यहाँ मानते हैं। अब देखिए इसी के ठीक ऊपर मैं इसको हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए, अभी मैं कहीं और कर दूंगा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, इसी वजह से इसी के ठीक ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा दूसरी टीम से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसी को आप मानेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, अपने आप बाकी सारा काम हो जाएगा। तो दूसरे से तुलना करेंगे आप, अरे तुलना का मतलब ये हो जाता है जैसे बोला जाए कि मेरे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, तो आपसे तुलना की गई ना, तो जब आपको पता रहेगा तभी, जैसे आप वाला धन हमको पता रहेगा तभी हमारा वाला पता चलेगा। मैं बोला कि आपसे मेरे पास 10 रुपये ज़्यादा है, तो अगर आप वाला पता रहेगा तभी मेरा भी पता चलेगा, आपका नहीं पता चलेगा तो मेरा भी नहीं पता चलेगा। जैसे आपके पास 100 रुपये हों, अब हमारे पास 110 हो जाएंगे, लेकिन पहले आपका तो पता चले, तो इसी वजह से जिससे तुलना की जाती है उनका पहले पता चलना चाहिए, मतलब जिससे तुलना की जाएगी उनको पहले मानना होगा। यहाँ दूसरी टीम से तुलना की गई तो दूसरी टीम का ही मानना होगा पहले। ऐसे और भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी बेस पर होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। देखिए मान लेते हैं, माना दूसरी टीम द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा, इसको हमने कहा एक्स मान लीजिए, तब पहली टीम द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा। देखिए अब यही चीज़ है, मैंने कहा कि अगर पहले वाला पता रहेगा तभी दूसरा कर पाएंगे, तो पहला हमने एक्स मान लिया ना। अब देखिए दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक, तो दूसरी टीम के रनों की संख्या कितनी है, यक्स है ना, यक्स हमने माना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और इससे 10 ज़्यादा, ये हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी टीम की रनों की संख्या से 10 अधिक, प्रथम टीम के रनों की संख्या, पहली टीम ना, प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या से 2 गुने से 10 अधिक, तो इसके 2 गुने से 10 अधिक हमने कर लिया। अब देखिए आगे डालेंगे आप प्रश्नानुसार। देखिए क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जैसे दोनों टीमों ने मिला करके 120 रन बनाए, कहने का मतलब पहली टीम का और दूसरी टीम का अगर रन जोड़ लेते हैं, पहली टीम का रन कितना है यक्स, और दूसरी टीम का रन कितना है 2x धन 10, मतलब सॉरी दूसरी टीम का यक्स है और जबकि पहली का कितना है 2x धन 10 है, इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 120, क्योंकि दोनों मिला करके 120 रन बनाते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही समीकरण होगा। इसको आप हल भी कर सकते हैं, इसमें हल करने के लिए नहीं बोला है, आप चाहें इसको हल करके बता दीजिए कि हाँ कितने कितने रन टीमों ने बनाए, अलग अलग टीमों ने बनाए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें इतना ही करना था। अब जैसे हल करने का तरीका भी बताया गया वैसे आप कर लीजिएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन करवा दूँ जल्दी से और आपको सारा क्वेश्चन मैं बताऊँगा। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है,
एक ही संख्या है तो वही मान लेंगे। मानस संख्या क्या हो जाएगी, ये दूसरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। मानस संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार डाल दीजिए, क्या होगा। बोला गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/3, संख्या का 1/3 इसमें 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ेंगे बराबर कितना होना चाहिए 8। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यही तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/3, तो संख्या हमने मान लिया x, इसका 1/3 मतलब 1/3, इसमें 5 जोड़ने पर क्या होता है 8 प्राप्त होता है। देखिए कितना होगा, x/3 बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5। तो आगे का काम करेंगे हम, x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 9, अतः संख्या बराबर कितना पूछी गई संख्या है, अतः संख्या बराबर क्या होगा 9, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कैसे दिया गया, देखिए आप रुक करके नोट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके नोट करने के लिए मैं रुका रहा हूँ, ठीक है, और भी काम और भी क्वेश्चन बताना है। देखिए दिया गया राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, जो अभी हमने बताया उसको ध्यान दीजिएगा। राम की उम्र श्याम से मतलब श्याम से 5 वर्ष अधिक है ना, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो जिससे तुलना की जाएगी, माना श्याम की उम्र बराबर कितना हो जाएगा x वर्ष, तब राम की उम्र कितनी हो जाएगी अपने आप। अगर आपने सही चीज माना है तभी दूसरा वाला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब राम की उम्र 5 वर्ष अधिक है, किससे, श्याम से, तो श्याम का आपने x मान लिया ना, तो इससे 5 वर्ष अधिक। अधिक बोलेगा तो जोड़ दिया जाएगा, कम बोलेगा तो घटा दिया जाएगा, गुना बोलेगा तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। अब देखिए यदि राम की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष, तो श्याम की वर्तमान आयु, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु ये कितनी है, ये है 28 वर्ष। ठीक, तो क्या करना है हम लोग को, राम की आयु तो हमने मान रखी है ना x/5, तो x/5 यहाँ रख दीजिए। x/5 बराबर कितना हो जाएगा 28, और x बराबर कितना हो जाता है 28 ऋण 5, कितना आ जाएगा 23। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि अब अगर हमको x का मान पता चल गया तो आपको क्या बताना है, श्याम की वर्तमान है। श्याम की वर्तमान आपने x मान रखा है ना, तो यहाँ जो उम्र है यहाँ वर्तमान डाल दीजिएगा दोनों जगह। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, वर्तमान उम्र वर्तमान आयु। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 28। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको समस्या होगी यहाँ, तो ये चीज़ मैं ऊपर कर देता हूँ और कंप्लीट ही कर देता हूँ, पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा इसको। देखिए ये मैंने पूरा लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अतः ये कौन है, श्याम, श्याम की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 23 वर्ष। इसकी आयु कितनी आ जाएगी 23 वर्ष। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 23 वर्ष जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे का काम करते हैं। आगे का काम कैसा होगा, दिया गया 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये भी मैं ऊपर बताऊं क्या, नीचे जगह तो नहीं है, ऊपर ही बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आपको दिखता रहे। देखिए मैं ऊपर लिख करके थोड़ा सा फिर और ऊपर खिसकाऊंगा। देखिए क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप। ठीक है, तो पहले मैं पूरा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों, ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य मान लीजिए, माना एक पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का कितना हो जाएगा x रुपये। ठीक, एक पुस्तक का मूल्य कितना मान लेते हैं x रुपये। अब प्रश्न पे आ जाइए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ करना नहीं, प्रश्नानुसार काम हो जाएगा आपका। क्या कहा गया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों से 14 अधिक है। तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य x माना है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x बराबर 7 पुस्तक का कितना हो जाएगा 7x। तो देखिए क्या बोला गया, 7 पुस्तकों से 14 रुपये कम, तो कम मतलब 14 ऋण कर दीजिए।
5 पुस्तकों का मूल्य 5x, 14 पुस्तकों 7 पुस्तकों का मूल्य 7x, तो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम, कम है तो ऋण लगेगा, ज़्यादा होता तो धन लगता। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आइए इसको हल कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे मज़ेदार हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर, तो ये आ जाएगा 7x, और देखिए जैसे आपको दिक्कत हो तो मैं ऐसा करता हूँ, 14 इधर कर देंगे, 7x यहीं रहने देते, 5x इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन माना जाएगा, तो इधर आएगा ऋण हो जाएगा। 14 बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/2 मतलब 7। यहाँ एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 7 रुपये। ठीक है, आप लिख देंगे अतः एक पुस्तक का मूल्य बराबर 7 रुपये। ठीक, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 7 रुपये, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यदि 10 वर्ष पहले वो 35 वर्ष का था, तो ये तो आसान है, 10 साल पहले वो 35 वर्ष का था, तो अभी कितना हो जाएगा 35 10 45। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अरे 10 साल पहले वो 35 वर्ष का था ना, तो अभी तो वो 45 होगा, यक्स मान कर भी इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, सोनम की के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष कम है, तो ध्यान दीजिएगा, सोनम से तुलना, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु से, मतलब सोनम की आयु से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं बता देता हूँ, हिंट दूंगा बस। ठीक है, यहाँ सोनम की आयु कितना मान लेंगे, सोनम की आप मान लीजिएगा यक्स। ठीक है, वर्तमान आयु लिखिएगा यक्स वर्ष। ठीक, तो इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आप मान लेते हैं, यहाँ नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। आप क्या करेंगे, सोनम की वर्तमान आयु आप मानिएगा यक्स वर्ष। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु कितना मानेंगे यक्स वर्ष, तो इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी सोनम की आयु के 3 गुने से, मतलब 3x से 5 वर्ष अधिक, मतलब 5, इतना धन 5 कर देंगे, अधिक बोला गया तो धन 5, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, बाद में प्रश्नानुसार डाल के इसी को आप क्या करेंगे 44 के बराबर कर देंगे, इसी को हल करके x का मान पता चल जाएगा, यही सोनम की आयु हो जाएगी। ठीक है, अरे 5 इधर आएगा कितना हो जाएगा, 5 इधर कर देते हैं तो 49 आ जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, 44 में अगर मान लीजिए हम, अच्छा 5 कम होगा ना 41 आएगा, सही 5 कम होगा तो 39 आएगा। जैसे 3x बराबर कितना आ जाता है 44 ऋण 5, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर आ जाता है 39, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 वर्ष जो है इस सोनम की आयु होगी। तो ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया, अब सब लॉन्ग कट में करूंगा तो कैसे काम चलेगा, आपको इतना कर लेना होगा। बस मैं 10वां क्वेश्चन बताऊंगा, ये दोनों भी आप स्वयं से करेंगे, इसका हल बता देना, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ पर पहले मैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं समान होती है। ठीक है, समद्विबाहु, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर यहाँ लिया गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया ना। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर। ठीक है, समबाहु वाले में 3 भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु वाले में 2 भुजा। ठीक है, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें अगर 2 भुजा बराबर है, जैसे ए बी बराबर ए सी है, तो क्या होगा, ए बी के ठीक सामने वाला कोण कौन सा है, कोण सी है, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, और इसी को हम क्या मानेंगे, इसी को हम मान लेते हैं एक्स, इसी को हम मान लेते हैं एक्स, ये चीज एक्स के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक्स एक्स हो गया, तो कोण ए कितना हो जाएगा, बोला गया है कि जो शीर्ष कोण है आधार कोण का 2 गुना है, तो आधार कोण का 2 गुना मतलब 2x हो जाएगा। अब तीनों कोण ज्ञात करना, एकदम आसान क्वेश्चन, देख लीजिए इसको एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आपको, ये अलग से लिख करके। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इधर उधर व्यवस्था है, तो थोड़ी सी व्यवस्था बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए व्यवस्था। यहाँ देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया जाए, जिसे हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने बता दिया क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर हम मान लिए ए बी और सी, इसमें क्या होगा ए बी बराबर क्या है ए सी है, तो ए बी के ठीक सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण सी, और ए सी के ठीक सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण बी। ठीक है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं, यही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा माना। ठीक है, अब देखिए जब सी और बी पता चल गया, इसमें क्या बताया गया, इसमें जो आधार का कोण है इसका ये 2 गुना होगा, तब कोण ए बराबर कितना हो जाता है, कोण ए बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए
तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो होता है 180, ठीक है। इसी वजह से कोण ए, कोण बी, कोण सी का जोड़ हमने क्या लिख दिया, 180। तो कोण ए की जगह कितना रखेंगे, 2x, और बी की जगह पे x, और सी की जगह पे भी क्या करेंगे, x रख देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 180, और x बराबर कितना हो जाएगा 180/4। तो देखिए कितना आ जाता है, x बराबर आ जाएगा 45। 4 से भाग करेंगे 180 को, कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है किसका मान, ये मान आ जाता है यक्स का, ठीक है। अब देखिए अगर यक्स का मान आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब तीनों कोण बता सकते हैं। तो यक्स किसका है, कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा 45, और कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा 45। क्यों, क्योंकि ये दोनों यक्स यक्स है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब कोण ए कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, 2 गुणे 45, क्योंकि ए कितना है, 2x है, कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था। बाकी जितनी चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूला करिए। बाकी कोई दिक्कत रहे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी विशेष टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।